हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव पर्यावरण के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में, यानी मानव भूगोल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहने वाला है। और ये क्वेश्चन भी है वो आपकी बार इम्पोर्टेंट रहने वाला है BA सेकेंड ईयर वालों की दृष्टि से। तो हम देखते हैं इसको नोट्स के माध्यम से। अगर आप इस नोट्सों को प्राप्त करना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर टेलीग्राम के ऊपर आप मैसेज करके और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे देख लीजिए। हम बात करेंगे मानव पर्यावरण के मध्य संबंध। इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है या इंपॉर्टेंट रहने वाला है या इसमें से क्वेश्चन बनेगा, यानी 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो हमेशा बनता है इसमें से। तो आप एक बार इसको देख लेते हैं। शुरू करते हैं। मानव पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, यानी मानव के मध्य और पर्यावरण के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल में। मानव एवं पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो वो 3 भाग कौन से हैं? तो वो 3 भाग हैं पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। हम इसकी बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद, यानी हम तीनों को एक बार देख लेते हैं अपने अनुसार। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद। इसमें क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण है, प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे हैं ना, वो मानव से अधिक महत्व रखते हैं। यानी प्रकृति है वो मानव को बदलने में, या फिर प्रकृति का मानव की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान है या विश्व में सबसे बड़ा स्थान है वो पर्यावरण का है या प्रकृति का है। संभववाद में कहा गया है कि मानव है उसका प्रकृति में सबसे बड़ा स्थान है, यानी जो मानव है वो प्रकृति में फेरबदल करने की क्षमता रखता है। तीसरा है नवनिश्चयवाद। इसमें कहा गया है कि जो मानव है और प्रकृति है दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से 3 बातें कही गई हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन सी है? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। अब इसको देख लेते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों में प्रकृति को प्रमुख माना गया है। अभी हमने बात की कि जो मानव पर्यावरण के मध्य संबंध पाया जाता है उसमें प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है या प्रमुख माना गया है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। यानी इस विचारधारा में कहा गया है कि जो मनुष्य है उसको जन्म देने का या उसे बनाने का जो तात्पर्य है या जो महत्व है वो प्रकृति को है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इसके अंतर्गत मानव प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी इसकी बुराइयां नहीं कर सकता प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति ने ही मानव को जन्म दिया है। आगे देखते हैं इसी विचारधारा को। तो पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, यानी जो ये पृथ्वी तल है इसके ऊपर जो प्रमुख भूमिका होती है वो प्रकृति की होती है। तो प्राचीन काल में यूनानी विद्वानों के द्वारा प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। इस आधार पर यह विचारधारा मानव पर्यावरण की विचारधाराओं के अंतर्गत सबसे प्राचीन विचारधारा मानी गई है। तो एक एग्जाम्पल के अनुसार अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि यूरोप द्वीप के में जो ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं वो बहादुर होते हैं, लेकिन उससे विचारशीलता एवं तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। यानी ये उदाहरण दिया है प्रकृति के अनुसार कि प्रकृति के कारण ही वहाँ के लोग क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। ये कारण क्या बताया गया? प्रकृति बताया गया है। और वो विचारशीलता एवं तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है किसमें? ये यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं उनके द्वारा। ये बात किसने कही है? अरस्तु ने कही है। इसी के अनुसार दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो आधुनिक काल में पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का जन्म मुख्य रूप से जर्मनी में हुआ है, यानी जो पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा है उसका जो वर्तमान में इसका जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, या जो बढ़ोतरी हुई है वो जर्मनी में हुई है। इस विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल है, यानी फ्रेडरिक रेटजेल को इसी विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक बताया गया है। रेटजेल ने यह आधुनिक रूप से सर्वप्रथम यह बताया है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण से ही प्रभावित होते हैं। इसमें कहा गया है रेटजेल के द्वारा कि जो मानव के समस्त कार्य हैं, यानी मानव जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करता है वो प्रकृति में रहकर ही करता है, यानी समस्त कार्य प्रकृति के अंदर ही रहकर करता है, इसलिए प्रकृति को प्रमुख माना गया है।
अभी हमने बात की थी कि इसमें है ना वो प्रकृति को बड़ा माना गया है, यानी प्रकृति को ही सर्वोपरि माना गया है। तो रेड जेल के अनुसार मानव पर्यावरण सिर्फ आकाश चाहे कितना ही ऊंचा उठा ले, ये बात कही है रेड जेल के द्वारा। इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप भी अगर इसको एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो एग्जामिनर वैसे ही समझ जाएगा। रेड जेल के अनुसार मानव अपना सिर आकाश में चाहे कितना ही ऊंचा उठा ले। इसमें रेड जेल के अनुसार कहा गया है कि जो मानव है वो अपना सिर आकाश में चाहे कितना ही उठा ले, लेकिन उसके पैर है वो धरती पर टिके रहेंगे, यानी धरती के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर ही रहकर वह कार्य कर सकता है ना। इसलिए रेड जेल ने कहा है कि मानव चाहे सिर्फ अपना आकाश में कितना ही, लेकिन उनको रहना सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है या प्रकृति में। रेड जेल के अनुसार मानव धरती की मिट्टी में विलीन हो जाएगा, यानी जब मानव की मृत्यु होती है उसके बाद प्रकृति के अंदर ही विलीन हो जाता है। तो ये बात कही गई है। पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट करने का कार्य अन्य जर्मनी विद्वान जैसे कार्ल रिटर हो गया, इसके अलावा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हो गया, इनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया पर्यावरण निश्चयवाद को। आगे देखते हैं कार्ल रिटर के द्वारा, यानी कार्ल रिटर ने क्या कहा है इसके ऊपर, उसको देख लेते हैं। कार्ल रिटर ने सर्वप्रथम मानव केंद्रित विचारधारा को जन्म दिया, यानी मानव को केंद्रित विचारधारा को जन्म दिया है। किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा। हम देखते हैं इसको। कार्ल रिटर ने भी मानव पर्यावरण यानी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, विचारधारा को जन्म दिया। रिटर ने मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन अपनी पुस्तक यूरोपा, यानी जो मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसने अपनी पुस्तक यूरोपा में दिया है। इसको याद कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इसके अलावा हम्बोल्ट ने भी मानव एवं पर्यावरण के मध्य प्रभाव का अध्ययन अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में किया है, यानी इसकी पुस्तक है किसकी? हम्बोल्ट की। कॉस्मॉस है, और जो रिटर है कार्ल रिटर उसकी पुस्तक है यूरोपा। इन्होंने जो मानव प्रकृति के मध्य संबंध बताया है उसके ऊपर बताया गया है, तो वो देख लीजिए। इस पुस्तक में हम्बोल्ट ने मानव पर जो पर्यावरणीय शक्ति की सर्वोच्चता का स्वीकार किया गया है, यानी जो पर्यावरणीय शक्ति है, पर्यावरण की जो शक्ति है मानव के ऊपर, उसको बताया गया है किसमें? अपनी पुस्तक यूरोपा में। तो अब करते हैं W.M. डेविस के द्वारा और एलन सैम्पल एवं एलिसबर्ट हंटिंगटन नामक ये तीनों अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को और अधिक मजबूत किया, यानी इसको और आगे बढ़ाने का, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य इन तीनों विद्वानों के द्वारा किया गया, जो कहाँ के थे? अमेरिका के। तो अमेरिका के प्रसिद्ध भू आकृति विज्ञान डेल्टा डेविस ने भौतिक तत्वों का मानव पर नियंत्रण में प्रमुख बताया गया है। ये बात होगी। आगे बात करते हैं एलन सैम्पल के द्वारा। तो एलन सैम्पल ने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य प्रकृति तल की उपज है, यानी मनुष्य है वो पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है और उसकी धूल का कण है, बल्कि पृथ्वी ने मानव का पालन पोषण भी किया है और उसके लिए कर्तव्य निश्चित भी किए हैं। ये बात की गई है एलन सैम्पल के द्वारा, जो प्रकृति को सर्वोपरि माना है, यानी एलन सैम्पल है उसके द्वारा प्रकृति को या पर्यावरण निश्चयवाद को सर्वोपरि माना है। सैम्पल के अनुसार पृथ्वी में मानव के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न किया है कि उन परिस्थितियों से मानव के शरीर को बल मिल सके, यानी प्रकृति ने ही मानव को बल देने का कार्य किया गया। तो और आगे देखते हैं। पृथ्वी ने मानव को सिंचाई एवं नौसंचालन की समस्याओं, इन समस्याओं के साथ ही उसका हल भी बदल लिया गया है, यानी जो समस्याएं की है प्रकृति ने, उन समस्याओं का हल भी प्रकृति के द्वारा किया है। जैसे पृथ्वी तल के नीचे जो जल पाया जाता है उसको बाहर निकालने का, यानी संसाधन भी प्रकृति के द्वारा ही दिए गए हैं। इसके अलावा सैंपल के अनुसार देखते हैं। सैंपल के अनुसार जो प्रकृति है मानव के मस्तिष्क से आत्मा में प्रवेश करती है। सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति में पर्वतों पर रहने वाले लोग, जो प्रकृति में पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, उनके पैर मजबूत होते हैं। वो कारण क्या है? प्रकृति का कारण है। और जैसे जो सिटियों में, जो शहरों में रहते हैं, उन लोगों के पैर थोड़े हल्के होते हैं, वो पर्वतों पर नहीं चढ़ सकते। और जो पर्वतों के पास रहते हैं, उन लोगों के जो पैर होते हैं वो मजबूत होते हैं। कारण क्या है? वो प्रकृति ही है, जिनमें वे पहाड़ी ढालों पर आसानी से चढ़े उतर सके। इसके अलावा हंटिंगटन ने मानव के ऊपर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभाव की व्याख्या की है। ये बात हो गई। और आगे देखते हैं हम। आगे अब जो इसकी अवहेलना होने लगी है, उस अवहेलना को देखते हैं।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की अवहेलना होने लगी। किसके बाद? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी अवहेलना होने लगी तथा विद्वानों द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वहीं अपने आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे के निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाता है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो प्रकृति है एक तरफ और एक तरफ है मानव। तो इसमें ये कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मानव है उस मानव को ही सर्वोपरि बताया गया है और प्रकृति को है वो एक माध्यम बनाया गया है, एक साधन बनाया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। यानी जो मानव है वो प्रकृति में फेरबदल कर सकता है, ये बात कही गई है इसमें। आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित भी होता है, परंतु यह भी सत्य है कि मानव अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित भी कर सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा मानव पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यानी ये बात सत्य है कि मानव है वो अपने औद्योगिक विकास की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से प्रकृति में फेरबदल कर सकता है। जैसे गर्मियों में पंखे कूलर ये वगैरह करके अपने बचाव कर लेता है। ऐसे भी कुछ भी है ना, तो मानव क्या करता है, अपनी जो परिस्थितियों के अनुसार अपना जो ढांचा है वो खुद बना लेता है। तो इसमें ये कहा गया है। अब हम बात करते हैं संभववाद की। यानी दूसरी विचारधारा कौन सी है? संभववाद। इससे पिछली विचारधारा हमने पढ़ी पर्यावरण निश्चयवाद। यानी 3 विचारधाराएँ हैं, उनको एक एक करके देखा है हमने। तो एक को देख लिए हम पर्यावरण निश्चयवाद को, उसको एक बार कंठस्थ देख लीजिए। मेरे को इम्पोर्टेंट वही लगती है, तो आप उसको एक बार अच्छे से, यानी इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की आलोचना के परिणाम स्वरूप संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ। कब हुआ? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की अवहेलना के बाद। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने क्रियाकलाप से प्रकृति में फेरबदल करने की क्षमता रखता है। यानी जो मानव है वो प्रकृति में फेरबदल करने की क्षमता कैसे रखता है? अपने क्रियाकलापों से। अर्थात मानव अपनी बुद्धि एवं तकनीक के द्वारा प्रकृति को कुछ सीमा तक बदल सकता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो मानव है वो प्रकृति में बदलाव कर सकता है, यानी प्रकृति को बदल सकता है। किस तरह से? अपने क्रियाकलापों से, यानी अपनी मानसिक शक्ति से, अपनी तकनीक से, यानी अपनी बुद्धि से मानव है वो प्रकृति में फेरबदल कर सकता है। ये सत्य बात है कि मानव है अपनी बुद्धि से फेरबदल कर सकता है। तो आगे देखते हैं। संभववादी विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। यानी जो संभववादी विचारधारा है उसका जन्म कहाँ से हुआ? फ्रांस में हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटे क्वेश्चन के रूप में एक बार इसको देख लीजिए। फ्रांस के प्रमुख मानव भूगोलवेता ब्लास को इस विचारधारा का जन्मदाता कहा गया है। यानी इस विचारधारा का जन्मदाता किसे कहा गया है? विडाल डी ला ब्लास को कहा गया है, जो कहाँ का था? फ्रांस का। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में याद रख लीजिए। इसके अलावा जीन ब्रुन्स नामक विद्वान ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो मानववादी ये विचारधारा संभववाद, इसके ऊपर जो एक विद्वान और हुए हैं ब्रुन्स, उसके द्वारा भी इसके ऊपर कार्य किया गया। आगे बात क्या है इसके अंदर? संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेवरे के द्वारा। यानी जो संभववाद विचारधारा है या जो संभववाद शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लुसियन फेवरे के द्वारा। ये भी छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसको भी एक बार देख लीजिए या आप मेरे साथ साथ याद करते चलिए, हो जाएगा। या एक बार और जी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। फेवरे के अनुसार मानव का प्रकृति में वही महत्व है जितना महत्व प्रकृति के अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति एवं मृदा का होता है। फेवरे के अनुसार प्रकृति में जो भी संभावना पाई जाती है उन संभावनाओं का चयन मानव अपनी बुद्धि के द्वारा करता है। यानी जो मानव है उसके द्वारा प्रकृति में फेरबदल करने की क्षमता रखती है। तो बात कही गई। संभववाद के जन्मदाता ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, यानी जो संभववाद के विचारक हैं या जो जन्मदाता हैं वो कौन है? ब्लास है। उसकी पुस्तक का क्या नाम है? भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन 1922 में किया गया, जो इसमें संभववाद विचारधारा को प्रस्तुत किया है। तो इसके आगे देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चंस को आप विशेषकर ध्यान देते चलिए। ब्लास के अनुसार मनुष्य प्रकृति के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मनुष्य प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ब्लास के अनुसार मानवीय शक्ति या कौशल एवं बुद्धिमत्ता के कारण मानव पर्यावरण को नियंत्रण में रखता है। ब्लास के शिष्य जीन ब्रुन्स, यानी ब्लास के शिष्य कौन है? जीन ब्रुन्स भी संभववाद के समर्थक माने जाते हैं या थे। ब्रुन्स का मानना था कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव चुपचाप सहन नहीं करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील रहता है। यानी मानव है इसमें
कहा गया है कि जो मानव है वो प्रकृति में फेरबदल करने की क्षमता रखता है, जबकि यानी उसमें कार्य कर सक या प्रकृति में रहकर ही कार्य कर सकता है, ना कि उससे बाहर जाकर। तो कार्ल सावर जो विद्वान हुए उसके द्वारा भी इसी को प्रस्तुत किया गया है। तो कार्ल सावर ने स्पष्ट किया है कि भूगोलवेत्ताओं के कार्य प्रकृति से सांस्कृतिक भूपटल की संक्रमण पद्धति की खोज करना तथा उसे समझना है। समय के बीतने के साथ साथ पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की भांति संभववादी विचारधारा की आलोचना होने लगी। यानी इस पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की आलोचना के बाद जो संभववादी विचारधारा है उसकी भी आलोचना होने लगी। कब होने लगी? यानी इसका प्रतिपादन तो होने लगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसकी धीरे धीरे आलोचना होने लगी। मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन वह प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता है, अर्थात मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण कभी भी नहीं कर सकता है। यानी इन दोनों विचारधाराओं से यह पता चलता है कि जो प्रकृति है उसके बिना मानव अधूरा है और मानव के बिना प्रकृति अधूरी है। यानी दोनों मिलकर ही कार्य कर सकते हैं। यानी मान लीजिए एक तरफ पेड़ पौधे वगैरह या प्रकृति है, वायुमंडल है, और एक तरफ है मानव। तो मानव जब प्रकृति में नहीं रहेगा या प्रकृति में रहकर अपना कार्य नहीं करेगा तो फिर मानव अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, और प्रकृति से मिलकर, और जो प्रकृति है वो मानव से मिलकर आपस में समझौता करके प्रकृति को अच्छे से चला सकते हैं या अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। यही बात कही गई है तीसरी विचारधारा में। तो दोबारा देख लिए, पहली विचारधारा कौन सी थी? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। दूसरी विचारधारा कौन सी? देख लीजिए एक बार। पहली विचारधारा कौन सी थी? हमने पढ़ी थी पर्यावरण निश्चयवाद, और दूसरी विचारधारा संभववाद, जिसमें दोनों में बता दिया गया है कि जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसमें प्रकृति को प्रमुख माना है और संभववाद में मानव को प्रमुख माना है। और तीसरी विचारधारा आता है नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इस नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो प्रतिपादक है वो ग्रिफिथ टेलर को कहा गया है, और इसका दूसरा नाम है रुको व जाओ निश्चयवाद। यानी नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको व जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। तो ये बात है एक छोटे क्वेश्चन के रूप में, या इसको भी याद कर लीजिए। एंड दो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पहला पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, दूसरा नवनिश्चयवाद विचारधारा। संभववाद है इसके चांस कम है आपकी बार की दृष्टि से, इसलिए आप है ना इन दोनों को अच्छे से कंटेस्ट याद करके जाएं। तो देखते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा को। नवनिश्चयवाद विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच की विचारधारा मानी जाती है। यानी पर्यावरण निश्चयवाद और मानव जो संभववाद है उन दोनों के बीच की यह विचारधारा मानी जाती है। इन दोनों को समझौता बताया गया है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया। इस विचारधारा को रुको व जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसको एक बार देख लीजिए दोबारा। यानी इसका प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। दूसरा जो ग्रिफिथ टेलर है, यानी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इसका प्रतिपादित किया गया। इस विचारधारा को रुको व जाओ विचारधारा भी कहा जाता है या निश्चयवाद कहा जाता है। रुको व जाओ निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। ये बात हो गई। आगे हम बात करते हैं इसी के नवनिश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत न तो प्रकृति मानव पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती है और न ही मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल सकता है। यानी इसमें कहा गया है कि ना तो मानव है वो प्रकृति को बदल सकता है पूर्ण रूप से, और ना ही प्रकृति है वो मानव को बदल सकती है पूर्ण रूप से। ये बात कही गई है। बल्कि मानव तथा प्रकृति के परस्पर संबंध पाया जाता है। इन दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसी से आगे बढ़ते हैं। यानी परिवार में अगर भाइयों के आपस में बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद है ना अच्छे से चलना शायद नामुमकिन हो जाता है, पर होता है। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को प्रकृति में रहकर इसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। नवनिश्चयवादी विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है जिसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। आगे इसके विद्वान हैं जॉर्ज टेटन। इसने भी नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक निश्चयवाद कहा है। ये एक छोटे क्वेश्चन के रूप में याद रखिए कि जॉर्ज टेथम थे, उसके द्वारा जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसको किस नाम से बोला है? तो क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक संभववाद कहा है। इसके अलावा जो ग्रिफिथ टेलर की बात जॉर्ज टेथम है एवं जो AF है मार्टिन है, उनके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस तरह से ये जो मानव पर्यावरण के मध्य संबंध है ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
तो आप अगर ये नोट्स प्राप्त करना चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8079008585। आप उसमें मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ना कि कॉल करेंगे। सिर्फ व्हाट्सअप की पर ही मैसेज करके आप मेरे PDF प्राप्त कर सकते हैं। परेशान करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, थैंक यू।